इंट्रो क्या नाम है अकाउंट का? माइक्रोसॉफ्ट नहीं टेस्ट क्वेश्चन करवाया था। हाँ एटम पेज Page 49. On basis of Thomson's atomic model, explain how the atom is neutral as a whole. So, सब प्रोटॉन और नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होते हैं। total positive charge of atom इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल is equal to टोटल total negative charge of electrons. So atom is electrically neutral. As a whole, on the basis of सही आए तो हाँ आएगा, आया पूरी धीरे से आएगा। और धीरे से आया। बहुत तो तुम्हारी से तो नहीं और on the basis of Rutherford's model of atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? प्रोटॉन प्रोटॉन ठीक है, so इस चीज को देख लो, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन उसके बाद डिस्कवर हुआ। हाँ प्रोटॉन से पहले प्रोटॉन आया था ना? हाँ, पहले प्रोटॉन आया था। On basis of Rutherford's model of atom, which subatomic particle is present in nucleus of an atom? प्रोटॉन्स ये, क्योंकि तब तक प्रोटॉन ही डिस्कवर हुआ था। सो इसका आंसर है प्रोटॉन्स। थर्ड, ड्रॉ स्केच ऑफ बोर मॉडल विद थ्री शेल्स। क्या आपने थ्री शेल बनाया? अभी लास्ट yes. एग्जाम में इसने कटवाया था, के एल एन कर लिया, n is equals to 1, n is equals to 2 और n is equals to 3। इतना कराया था कि नहीं? यस सर। ये थर्ड हो गया। और सेंटर में न्यूक्लियस दिखा देना। सर बस एन दिखाना है क्या? देखो ऐसा करना, 1 2 3 कंसेंट्रिक होनी चाहिए, सेम सेंटर से। और सर फिर के शेल लिखना है या फिर n is equal to? देखो ये हो गया न्यूक्लियस, एन वन के और फिर ये के एल एम, जैसा बुक में वैसे लिखो। तो के बुक बिल्कुल देखो, बुक से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। के एल एम, तो के में क्या लिखा है? के शेल n is equals to 1, फिर l शेल और m शेल ऐसे लिखना है। और यहाँ लिखो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नेल बोर है। Okay. What do you think will be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil other than gold? तो अगर मान लो गोल्ड है, अगर गोल्ड की तरह दूसरे हैवियर भी हो सकते थे या हल्के लो। एल्यूमिनियम जानते हो बहुत हल्का मेटल होता है ना, तो अगर हम एल्यूमिनियम में लेते तब क्या होता, कोई भारी ले लेते। तो भारी में तो बाउंस ज्यादा जल्दी होता है। सिल्वर है तो उसका वैसे ही रिजल्ट रहता कि उसमें भी वैसा ही डिफ्लेक्शन होता, वैसे ही डिफ्लेक्शन होता। लेकिन अगर मान लो मैं हल्का ले लेता तो क्या हो जाता, तो ऐसे केस में उसमें उतना रिपल्शन नहीं होता। इसमें 79 प्रोटॉन रिपल कर रहे हैं, और अगर हल्के लेते कार्बन लेते तो 4 हैं, 4 इसके पास, तब शायद उतना ना हो पाता। सो लेट अस सी, सर मतलब भारी में ज्यादा होता है। भारी में अगर जैसे गोल्ड आपने लिया तो गोल्ड में कितने प्रोटॉन थे बताओ? 79 प्रोटॉन, और बाकी उसके ऊपर जो अल्फा पार्टिकल है उस पे कितना चार्ज था? क्या 2 प्रोटॉन का? यस सर। तो वो रिपेल हो गया। तो मैंने अगर दूसरा लेते, गोल्ड के अलावा कुछ लेते तो क्या होता? ठीक है कि नहीं? नाउ what do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? So now if there is any other metal foil is used, if there is any other foil has been used, then also
there will be no change in observation. सर अगर वो उतना ही थिक होता तो Then also there would no change in observation. There will be no change in observation. कब नहीं चेंज होता? If the other metal, if metal foil is as thin as gold, उतना thin होना चाहिए, ये ना कि बहुत ज्यादा मोटा हो, तो कहीं ना कहीं तो वो टकरा ही जाएगा। मान लो बहुत मोटा, ज्यादा लेयर ना हो, मोटा ले लोगे तो बहुत कहीं ना कहीं तो टक्कर मार ही देगा। तो इस तरीके से सर दोनों ही केस लिखना होगा ना, थिक नहीं, होगा या अब जैसे इसमें ये लिखा है, मैं और भी देख लेता हूँ। सो इफ मेटल फाइल is as thin as gold, उतना अगर थिन है तो कोई चेंज नहीं होता ना। सर तो अगर कम पतला ज्यादा पतला है तो ज्यादा पतला तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड अपने आप में ही सबसे ज्यादा मेलेबल है। सर जब थिक होता है ना उससे ज्यादा हम्म। तो बाउंस ज्यादा होगा। अगर मान लो बहुत होता तो कहीं ना कहीं वो टक्कर मार देता। यस सर बाउंस भाई आप एक पूरी 4-5 आदमी की भीड़ में तो बच के निकल जाओगे, और लाइन से लोग ही लगे तो आप क्रॉस कर पाओगे? फिर तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रॉसिंग मैक्सिमम की हुई है, फिर नहीं हो पाती, क्योंकि थिन बहुत होता है ना गोल्ड। देखा नहीं था कितना थिन है, वीडियो में नहीं दिखा था, मरकरी में डाला था कैसे वो चला। यस सर गोल्ड फॉइल नहीं दिखाई थी, याद नहीं आ रहा? सर मतलब एल्यूमिनियम में सर ज्यादा बाउंस नहीं करेगा। एल्यूमिनियम के केस में भी मान लीजिए, अगर एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि जैसे 79 तो ये यहाँ गया तो इतने एंगल पर हो गया, रिपल्शन ज्यादा है। और अगर सिर्फ एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 13 प्रोटॉन। तो ऐसे केस में क्या होगा? इन केस कि अगर 13 प्रोटॉन है तो क्या चीज हो जाती? तो रिपल्शन का अमाउंट कम होता बस। और जैसे ये है ना, इस लेस एंगल डिफरेंस। और सर अगर थिक ज्यादा हो तो ज्यादा होगा। अगर ठीक होगा तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो Bounce किसी करेगा। न किसी एटम से कभी ना कभी टकरा देगा, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है बहुत पतली है। आपके में तो 5 लेयर दिखाई गई है, Yes, sir. और उसकी जगह का तो मैं तो 100 लेयर के लूंगा, तो कभी ना कभी तो टक्कर मार ही देगा वो, नहीं? यस सर ये चीज तो कितना लिखना ही ठीक है, वो इसी में पूछ रहा है। अब देखिए, तो ये चीज कह सकते हैं कि इफ मेटल इज वेरी लाइटर देन द डिफ्लेक्शन वुड बी विद स्मॉल एंगल्स। वो क्या होगा? अगर हल्का ले लिया था तो स्मॉल एंगल्स, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर ये लिखना होगा। However, कहीं कहीं लिखा है, बुक में भी लिखा है, ये भी लिख सकते हैं। However, if metal is lighter, जैसे मैंने वहां बताया आपको एल्युमिनियम, then गोल्ड मतलब लाइटर है, then डिफ्लेक्शन कैसा होता? एट लेस हाँ, would be at lesser angle। ये चीजें आती हैं। अब जरा देखें न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो जेम्स चैडविक ने ये 1932 में की है। Now let us see year of discovery of electron, proton and neutron. तो 1909 में किसकी डिस्कवरी हुई है? और 1897 में इलेक्ट्रॉन की हुई है और प्रोटॉन की हुई है 1909।
और न्यूट्रॉन की कब हुई है 1922 1932। तो इसका श्रेय किसको जाता है? थॉमसन और ये रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। और ये चैडविक। इसी तरीके से हमारे 3 मॉडल आए हैं। एक है थॉमसन्स मॉडल, वो कब आया है वो चेक करो। सो एटॉमिक मॉडल्स इन द ईयर, हाँ कब है 1903। यानी इसके कितने साल बाद थॉमसन का थॉमसन का तो 1904 है 3 है चेक करो। 1903 वो हमने अपना जो नोट्स थे उसमें, हाँ 1903 नोट्स में लिखवाया था कि नहीं? और रदरफोर्ड का देखो प्रोटॉन के डिस्कवरी के कितने साल बाद आया? 2 साल बाद। और 1913 में बोर्स मॉडल आया। ठीक है, 3 ये हैं और 3 और भी चीजें लिखो। कौन कौन से? थॉमसन 1903 और 1911। यस और तीसरा कितने पे है? 1913। तो यहाँ से 8 इयर्स बाद और फिर यहाँ से 2 साल बाद। ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि ये एमसीक्यू बनेगा अगर बनेगा। यस सर और ये नहीं आएगा, कुछ आते हैं फिर भी। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और बोर्स 10 एमसीक्यू फिर भी आएंगे। जब फुल पेपर आता तब भी नो MCQ सर इस बार नहीं आएंगे नहीं आएंगे। सर 3 to 5 मार्क्स के आएंगे। अच्छा चलो, फिर भी आप ये नोट कर लें। अब जेम्स चैडविक ने कैसे इसकी डिस्कवरी की? जब इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स another which had no charge and mass nearly equal to, तो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल डाल दिया गया। तो अगर अल्फा पार्टिकल ने इस पर हिट किया तो ये जो बेरिलियम है ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेरिलियम का जरा उधर देखो तो कि उस पे कितने, तो 4 ये है। 4 का मतलब है कि 4 इस पे क्या हो गए? प्रोटॉन्स। और ऊपर क्या लिखा है? 9 एटॉमिक 9 एटॉमिक मास 5 है। न्यूट्रॉन्स तो 5 न्यूट्रॉन, क्योंकि 4 तो प्रोटॉन के मास, तो बच कितने गए? 5 तो 4 प्रोटॉन और प्लस 5 न्यूट्रॉन, तो मिलके 9 होगा कि नहीं? इसमें से माइनस करो, न्यूट्रॉन बन जाता है। यस अच्छा, जो प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगले पेज पे है तो पहले से ही बता दे रहे हैं। जो नीचे लिखा है उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हो? क्या ये हीलियम का एटम है? बोलो। सर न्यूक्लियस हीलियम का सॉरी सही कह रही हो, न्यूक्लियस है। तो ये 2 और 4 हुआ। तो इसका 2 क्या है? ये एटॉमिक नंबर है या मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो ये क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हुआ। और 4 क्या है? मास केवल इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2 है। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना है? 4 क्या? U। क्योंकि 1U हमने बताया था 1/3 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के कितने टुकड़े कर दो? पिछले चैप्टर में दिया 12 टुकड़े कर दो, क्योंकि उसमें 12 ही सदस्य हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाँ सर क्लोरीन का एटॉमिक मास तो 35.5 है, तो उसमें आधे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? नहीं, वो चीज हम बताएंगे कि एवरेज एटॉमिक मास, वो भी इसी चैप्टर Isobars। अभी हम बता देंगे। Isotopes, आइसोटोप्स के बारे में बताएंगे क्या है। तो यहाँ पर क्लोरीन आइसोटोप्स है ना क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, 25% है, 35%, 75% है। ये इसी चैप्टर में आएगा, 18 मुझे लगता है मैं 20। चेक कर लूंगा। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हीलियम है। तो हीलियम ने जब इस पे हिट किया तो क्या हुआ बताओ? क्या ये 2 प्रोटॉन, ये 4 प्रोटॉन, जैसे बेरिलियम पे हिट किया जाए। बेरिलियम भी एक शाइनिंग धातु है, मेटल, शाइनी मेटल, और उस पे हिट करो किसको? लेकिन अल्फा पार्टिकल लाओगे कहाँ से? क्या इसके पीछे यूरेनियम रखा गया था और उसी में से अल्फा पार्टिकल निकला है? ऐसे बना तो सकते नहीं हो, तो आप कहाँ से लाओगे बताओ? यूरेनियम। उसमें वैसे ही काम करो जैसे लेड का अलग अलग वो लगाओ, फिर उसमें बीच में होल लगाओ, तो वो क्या होगा? इसमें जाएगा। अब बेरिलियम पे जब उसने हिट किया तो सारा बेरिलियम क्या काला पड़ गया? वो कोयला बन गया क्या? कार्बन। चेक करो, यही तो खोज हुई। बेरिलियम एक मेटल था और जैसे ही अल्फा पार्टिकल हिट किया, 4 प्रोटॉन इसके, 2 प्रोटॉन इसके, तो बताओ ये बेरिलियम किसमें कन्वर्ट हो गया? तो इसके कितने प्रोटॉन हो गए? क्या आपको मालूम है कि कार्बन में टोटल
कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं? कार्बन में हाँ 12 सही कह रहे हैं ये 12 होते हैं। तो 12 इसका मास नंबर है, क्योंकि पिछले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया है। सर 12 होते हैं। चेक कर लो पिछले चैप्टर हाँ, में। अच्छा 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 छह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। होते हैं। समझ आई बात कि Yes, नहीं? sir, yes, अच्छा तो ये देखो इसमें ये देखो ये 4 + 9 ये समझ आए कि 2 और 4 मिलकर तो 6 हो सकते हैं। अगर एक 2 प्रोटॉन वाला सिस्टम, ये 2 प्रोटॉन है और ये 2 न्यूट्रॉन है, बोलो, और उसने किसको हिट किया है बताओ? क्या 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन वाले सिस्टम को हिट किया है? जैसे कि मैं बेरिलियम कह रहा हूँ, इससे क्या कह रहा हूँ कि अल्फा हीलियम। पार्टिकल, और ये इसने इसको हिट कर दिया। तो अब इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो क्या यहाँ पर 2 और 4 मिलकर 6 प्रोटॉन बन गए? Yes, sir. क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन मिल जाए तो न्यूक्लियस ही बदल जाएगा। अच्छा ये कितना है? 2 और 5 7 होना चाहिए, 7 नहीं बने। क्या बन गया बताओ? सिर्फ 6 न्यूट्रॉन रहे, क्योंकि 7 वाले स्टेबल नहीं होता। और साथ ही साथ ये बना और इससे छिटक के, यानी 2 चीज बनी, एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्या बन गया? एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या कोई प्रोटॉन होता है? नहीं ना, तो और सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है। तो आप समझ गए। देखो ये जो बना, ये क्या चीज बनी है? ये क्या कार्बन बन गया? 6 और 12। अब तो आप टोटल कर लो, 9 + 4 13 होता है। Yes, sir. तो 12 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा, ऊपर 13 आ रहा है और नीचे सही है 6। चेक करो जरा, 2 और 4 क्या होता है? 6। तो इससे क्या क्या बना बताओ? 2 चीज बनी क्या? न्यूट्रॉन 6 और 12 कार्बन और एक न्यूट्रॉन, ये बन गया। टोटल कर लो, ऊपर का ऊपर मिल रहा है 4 + 9 और नीचे के, तो यहाँ से देख लो, हिसाब लगा, 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन होगा और साथ में एक न्यूट्रॉन। ये पूरे न्यूट्रॉन हो गए कि नहीं? पूरे हो गए। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हाउ न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड? व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम मेटल, देन बेरिलियम मेटल गेट कन्वर्टेड। वो किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? कार्बन एटम, एंड 1 न्यूट्रॉन इज आल्सो रिलीज्ड। अब जो न्यूट्रॉन है बताओ, वो प्लस प्लेट की ओर जाएगा कि माइनस प्लेट की ओर? सर, उसके वो तो न्यूट्रल है। सो दिस पार्टिकल, जेम्स चैडविक ने देखा, अरे ये कैसी बीम है, ना प्लस की ओर जा रही है, ये तो ग्रीन कलर की है लेकिन प्लस माइनस लगा रहा हूँ कहीं जा ही नहीं रही, ना मैं मैग्नेट लगा रहा हूँ नॉर्थ और साउथ तो भी कहीं नहीं जा रही, कैसी बीम है? बोले ये तो न्यूट्रल है। तो इस तरीके से फिर जब उसके मास की जांच की गई तो बोले ये न्यूट्रॉन है और इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे 1.675 जैसा पवन कहते हैं, इंटू 10⁻⁻⁻⁷ kg। ये बताया कि नहीं? सो अब जरा देखो कि when alpha particle is bombarded on beryllium metal, सर किसका आंसर है? ये है कि how neutron is discovered? When alpha particle is bombarded on beryllium metal, then it is converted into carbon atom and 1, ठीक है। कार्बन, ये भी कह सकते हो कि कार्बन न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? सिर्फ न्यूक्लियस का ना। इलेक्ट्रॉन तो हवा में मौजूद है, वो तो मिल ही जाएंगे उसको, ठीक है कि नहीं? सो देन एंड 1 न्यूट्रॉन इज क्या हो जाएगा? रिलीज। एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। सर तो- प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है। देखो प्रोटॉन के ऊपर कौन बैठ जाए? पाई में तो पाई मेसॉन बिल्कुल वही है जैसा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे कितना हल्का है? 137 टाइम्स लाइटर। वो उछलता कूदता, हमने नहीं बताया था एक्सचेंज पार्टिकल्स है। तो अगर ये बैठ जाए तो उसी वजह से तो इसका मास ज्यादा हो गया। क्या अब ये न्यूट्रॉन हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? प्लस और माइनस मिल जाए। अब पाई मेसॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन मास हल्का होता है। मास 137 टाइम्स लाइटर, हल्का है लेकिन चार्ज उतना ही है। बताओ प्रोटॉन भारी है कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन में ज्यादा चार्ज होगा कि इलेक्ट्रॉन में?
इक्वल। ये सही कह रहे हैं कि जैसे पवन ने कहा कि दोनों में इक्वल चार्ज होगा, भारी होने से कुछ नहीं होता सर बात नहीं, क्योंकि उस पे प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 सर जैसे आपने बोला था कि प्रोटॉन फुटबॉल है और वो एक छोटा सा दाना है इलेक्ट्रॉन, तो सर पाई मेजॉन तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, तो वो प्रोटॉन को न्यूट्रल कैसे करता है? वो जो प्रोटॉन को, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। आप क्या सोचते हो कि जैसे मान लीजिए कि बड़ा मैग्नेट होगा तो क्या वो उसमें ज्यादा पावर होगी कि छोटे मैग्नेट? बड़े ये चेक कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इक्वल होगी वो भी जरूरी नहीं। अगर नियोडाइमियम का मैग्नेट है, दो यहाँ है मैग्नेटिक फोर्स भाई, इतना मैग्नेट ले लो, बाजार से अमेजन मिलता है 20-20 रुपए का, यहाँ रखो, ये ऐसे दबाएगा कि ऊपर का मीटर ऊपर और नीचे का नीचे चिपक जाएगा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि मैग्नेट की पावर क्या होती है। तो ये ना सोचो कि बड़े में बड़ा चार्ज अलग प्रॉपर्टी है। जब दो चीजें हैं तो दो चीजें कैसे अटैक हो सकती है, जरा देखो। ये अगर मान लो ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये अगर ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है अपनी मास की वजह से, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। नहीं, अगर मास की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अर्थ और मून आपस में होते हैं तो कौन सा मास की, कोई भी दो चीज अपनी मास की, ऐसे ही अर्थ सन की ओर अट्रैक्ट हो रही, तो मास की वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स है बताओ? चार्ज की वजह से फोर्स। और अगर कोई भी दो चीजें चार्ज की वजह से भी अट्रैक्ट हो सकती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज की वजह से हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर अपनी पोलैरिटी की वजह से हो, जैसे नॉर्थ और साउथ, तब क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो तीन तरीके के अट्रैक्शन हो सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो छोटी चीज हो उसमें चार्ज कम हो, बड़े में ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी अर्थ है, न्यूट्रल है। अब बताओ एक प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज है, सोचो जरा, सोच रही हो? पूरी अर्थ मिलकर न्यूट्रल। अभी नहीं बता था रदरफोर्ड मॉडल में अर्थ इसलिए स्पाइरल पाथ में नहीं गिरती सन में, क्योंकि अर्थ क्या है, न्यूट्रल है। और लेकिन जब अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहीं एक साथ आ जाए तो न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रोटॉन बड़ा है तो उसमें ज्यादा चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन में कम होगा। चार्ज एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कहो अगर एक छोटी बॉल है और एक इतनी बड़ी है, तो बताओ छोटी बॉल ज्यादा काली होगी कि बड़ी? बोलो, ये तो कलर पे डिपेंड करता है, जैसा कलर करोगे वैसी होगी। तो वो अलग प्रॉपर्टी है। ये नहीं कहना कि मास ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। छोटे छोटे मैग्नेट भी बड़े खतरनाक होते हैं। अगर मैं नियोडाइमियम दिखा दूं आपसे, वो हाथ में इतना छोटा सा है और कैसे किए जा रहा है। तो कभी कभी इतने बड़े मैग्नेट है उससे कुछ नहीं होता, उसमें उतना वो नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन के मैग्नेट बनाओगे उतने नहीं है, और नियोडाइमियम का बना दिया तो फिर क्या होगा? NY उसमें लिखा हुआ, तो NY बोलो क्या चीज? वो एलॉय ND लिखा है सबसे नीचे, चौथा नियोडाइमियम। तो नियोडाइमियम का अगर मैग्नेट होगा देन नीचे है ना, तो अब देख लो, अब मैं आपको दिखा दूं फिर आगे बढ़ जाएं, जिससे कि नाउ लेट अस सी। मैग्नेट कैसे बनता है? मैग्नेट चार्जेस जब मूव करते हैं तो उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चार्ज की, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इधर उधर कर दें, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। अब देखिए, सो कैसे लगा? नियोडाइमियम मैग्नेट पढ़ाई में डू गुड बनने का मैसेज बायजूस क्लासेस द फ्यूचर। हमारी जो दोनों मैग्नेट्स हैं वो अलग हो चुकी है, फिर से इनको पास नहीं लाना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको अब मिलाते हैं बिना किसी टूल के डायरेक्टली ही। तो भाई बड़े ही ध्यान से, मैं हूँ एकदम पीछे, और भाई ध्यान से रहना।
देखो ये सर ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है ना? Strongest नियोडाइमियम है। टेबल से नीचे हो जाता हूँ। ये देखो टूट जाएगा। थोड़ा सा तो भाई आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा पावर है इन मैग्नेट्स के अंदर। जब ये टच हुई तो वो बहुत ही तेज स्पीड से आ गई और साथ ही साथ में टच होने पे इतना तेज स्पीड थी कि ढंग से तो दिखी नहीं, लेकिन इनमें चिंगारी निकली, मतलब आग निकल रही है भाई, इतना तेज ये टच हुई। आप समझ सकते हो कितना पावर है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से अलग करके फिर से इनको जोड़ते हैं। मजा तो अब जाके आया है यार। ये अलग कैसे कर रहा है? अलग टूल आता है, टूल से होता है। ये देखो हवा में जस्ट टच करने पे भी स्पार्क। तो भाई आपने देखा कि ये जो अब ये हिला भी नहीं पाएगा। कितना ज्यादा फुल फोर्स लगाती है। मुझे लगता है कई 100 किलो से एक दूसरे को खींचती है और इनको अलग करना ऐसे तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक टूल की मदद से करना पड़ता है और जब ये मिलती है तो भाई आग निकलती है, इतना तेज रफ्तार होती है। तो सब टूल तो दिखा देते। हाँ ये आगे पड़ गया क्या? हेलो गाइस, मैं हूं अमित और गाइस आप सब लोग में स्वागत है एक बार फिर से एक बहुत मजेदार वीडियो में। गाइस वो दिखाया आज हम फिर से आ चुके हैं, मतलब बेसिकली ये वही सेम डे है जहां पर हमने Okay, I'm really excited today. I just received my Yeah. giant monster magnet from K&J Magnetics. Oh. अब देखो ये मैग्नेट इसने निकाल लिया। Okay. ये A good test to see if it's going to crush my hand or not. Looks like my hand, if you get them too high, they get sucked to the top. So what these pennies are doing here is lining up with the magnetic field lines. So the magnetic field is penetrating the air and it's inducing a magnet that you can get big ones to stick to it too. So I have my giant magnet up here on this चलो ladder. ये तो Stick a मैग्नेट 10-pound weight to it. दिखा रहा है ठीक है। वो समझ में तो आ गया ना आपको कि किस तरीके से है। सर वो डिवाइस क्या था? Another 10-pound weight. डिवाइस भी कई तरीके से हैं। अगर आप नियोडाइमियम के मैग्नेट देखेंगे तो ये सुपर स्ट्रांग है, बस क्रशिंग इतना। अ मैन है। हाँ ये मैंने लेकिन असली में नहीं होता है, असली में नहीं करता। This high-grade neodymium magnet is 72 millimeters in diameter. It's 60 millimeters thick. It weighs 1.8 kilos. इसी से ये देखने देखो, से दांत ये- फिर हाँ, हाँ। ये इसको दिखा देते हैं। सर ये क्या? ये नकली है। उंगली अलग हो गई दिखा रहा है। अरे उनकी अंगूठा सर ये मीट हो गया। है? अंगूठा ही उसका टूट गया। देखो हाथ तो टूट गया कि नहीं? अब देखो क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे से इलेक्ट्रॉन पे भी उतना चार्ज हो जितना प्रोटॉन पे, क्योंकि चार्ज अलग प्रॉपर्टी है। चार्ज ये नहीं हो सकता है कि बड़ी चीज में बड़ा चार्ज, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पवन ने बताया तो कि बड़े पे बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा होगा और छोटा उससे लेना। चार्ज इज डिफरेंट डायमेंशन। जैसे मैग्नेट में क्या छोटे से मैग्नेट में ज्यादा पावर हो सकती है? Yes, sir. हाँ हो सकती है, हमने नियोडाइमियम में देखा। तो इसी तरीके से छोटी चीज में भी ज्यादा चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा चार्ज हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल। समझ आई बात कि Yes, नहीं? sir. तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा? देन वन न्यूट्रॉन इज रिलीज, देन दैट न्यूट्रॉन इज नाइदर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड नाइदर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और ना ही ये जो न्यूट्रॉन है वो ना ही क्या हुआ कि मैग्नेट के लाने पर भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये न्यूट्रॉन की खोज हो गई। समझ में आ गई बात आपको? तो हाउ द न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड। अब न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है? व्हाट इज द चार्ज? जीरो चार्ज। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 into 10. 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. So this is the charge on neutron. अब हमारे पास all the three particles are discovered, ये सभी डिस्कवर हो चुके हैं।
ये 32 में हुआ है, और देखो बोर का मॉडल कब आया है, 13 में आया है। तो कुछ लोग कहते हैं बोर के न्यूक्लियस में दोनों है, और कुछ लोग अभी रदरफोर्ड के भी न्यूक्लियस में आप देख रहे हो, रदरफोर्ड मॉडल में भी न्यूट्रॉन डाल देते हैं। तो बाद में डाल दिया गया कि चलो कोई बात नहीं, और बाकी सब चीज़ें सेम है। न्यूट्रॉन डाला गया कि नहीं रदरफोर्ड के मॉडल में, तो वो कोई बात नहीं कि न्यूट्रॉन रहा होगा, न्यूट्रॉन का कोई रोल तो है नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो हमें ये कहना चाहिए कि रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, क्योंकि उस समय जिस समय डिस्कवर हुआ रदरफोर्ड का जब मॉडल आया उससे बाद में हुआ ना ये डिस्कवरी, कब हुई 32 में। तो न्यूट्रॉन नहीं लिखना है, उनके सेंटर में सिर्फ सर कौन, पाई मेजॉन का वेट कितना होता है? पाई मेजॉन इलेक्ट्रॉन का कितना वेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन से 1/37 तो टाइम 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो पाई मेजॉन का ये इसका मास है, तो पाई मेजॉन का कितना हो जाएगा, बाई 1 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन में इतने से और डिवाइड करो, समझ आई। तो पाई मेजॉन पे ज्यादा चार्ज है माही के इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है। क्यों इन्होंने कहा कि दोनों पे सेम चार्ज है, क्योंकि सर अभी तो आपने बोला हल्के भारी से न देखो ना, चाहे पाई मेजॉन कितना भी हल्का क्यों ना हो, क्या इस पे वही चार्ज है, तभी तो ये न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रॉन बना रहा है। बोलो पाई मेजॉन के बैठने से न्यूट्रॉन बन गया, और कोई तो नहीं पाई मेजॉन पे तो कम चार्ज था, कैसे न्यूट्रल हो गया, तो उसके बैठने से न्यूट्रल हुआ, तो उस पे उतना ही बट अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज है। सर हाँ अगर इतना हल्का पाई मेजॉन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना सकते हैं, तो वो रदरफोर्ड के अल्फा गोल्ड एक्सपेरिमेंट में जब वो नेगेटिव चार्जेस प्रोटॉन से हिट तब वो क्यों नहीं न्यूट्रॉन? नेगेटिव चार्जेस का फिर से बोलो जरा तो बताएं। सर जैसे पाई मेजॉन प्रोटॉन पे आगे उसे न्यूट्रल बना देता सर है। वैसे ही वो जो रदरफोर्ड का अल्फा एक्सपेरिमेंट वो जो था उसमें वो जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, और जब वो तब वो इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं अटैक हुए? कौन से निकल रहे थे बताओ? सर जो नेगेटिव अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्ड हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, समझ आई बात की नहीं? तो वो चीज है, तो वो किससे डिफ्लेक्टिंग है? वहां पर आप देखोगे कि कोई भी चीज जब किसी से टकराती है तो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा चार्ज की वजह से होता है, चार्ज की वजह से भी हो सकता है, मान लो चार्जेस की वजह से भी हो, तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1 है, और कोई अगर हल्की चीज है, क्या तुम ये कहते कि मैं 2 पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ तुम बचो, तो ये तो छोटा सा है, इसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज, बोलो है बात की नहीं? तो बताओ अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो ये भाग जाएगा जान बचा के कि ये भागेगा? वो हल्की चीज, क्योंकि जो जिसके पास कम मास है वो उछलता कूदता भाग जाएगा, और भारी भरकम शेर वो कहाँ भागेगा? तो बताओ इसे भागना चाहिए कि इसे? सर इस इलेक्ट्रॉन को। और अगर इसी की जगह आप 79 प्रोटॉन ले आओ, तो अब इतने बड़े बड़े 79 प्रोटॉन, अब कौन बचा के भागेगा जान? प्रोटॉन। अल्टीमेटली मास भी तो है ना, मास का मतलब है कि इनर्शिया। इनर्शिया जानते हो ना किसी चीज में, कि किसी चीज को हटाने के लिए या हिलाने के लिए काम करना पड़ता है। इसके पास 79 प्रोटॉन का मास है, और इतना ही नहीं 137 न्यूट्रॉन भी है। जैसे आप देखो टोटल AU का जो भी है, तो उसमें न्यूट्रॉन की भी वो जो भी होगी, तो ये यही भागता है। पाई मेजॉन की तो कहीं गिनती भी नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं जरा सा होता, कहता मैं तो तुमसे आधा चार्ज रखता हूँ, मैं क्यों भागू, भगा देगा। एक सरसों के दाने पे भी चार्ज है तो छिटक जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिपल्सन दोनों में हो रहा है। लेकिन रिपल्सन हो रहा है, अब ये कहो कि ये पेन गिरा, पेन अर्थ की ओर गिरा, तो जब पेन अर्थ की ओर गिरा तो पेन ही अर्थ की ओर आया कि अर्थ भी पेन की ओर आई? पेन ही अर्थ, ये सही बताया। सर, वो भी आया लेकिन तो बहुत कम आया। वो थोड़ा इन्होंने बता दिया कि अगर हम कभी भी कोई चीज गिराते हैं तो दोनों चीजें एक दूसरे की ओर आती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर हमने अभी पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा दिया है, तो ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा ना थोड़ा होता है, बट मास को देख करके किया जाएगा। ओके नाउ न्यूट्रॉन्स के बाद नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इन टेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। Page 49. So subatomic particles of atom are proton, electron, proton, neutron. पहले इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन
सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक सर है, हम ये भी तो बोल सकते पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस हैं। पाई मेजॉन्स तो अभी आपको बोलना ही नहीं है, 10th में बोलना। अभी कहीं नहीं बोलना, कोई पूछे भी तब भी कहते हमें नहीं मालूम सर इसके बारे में। है ना, स्कूल में पूछ ले सर, या सर आप ही बताओ हमें क्या मालूम। नहीं तो 10 चीज पूछेंगे और ठीक से बताएंगे भी नहीं, फिर इधर उधर करेंगे। ठीक है, हम तो BSc तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको तो बताना है तो हम बता दे रहे हैं, वो फिर नहीं बताएंगे किसने बताया। ठीक है, आगे आप नेट पे देख लो, सब चीज मिल जाएगी। तो पाई मेजॉन्स हैं, वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो सर वो एक्सपेरिमेंट होता है तभी आता होगा। हाँ, there are 200 subatomic particles। अब जरा हम देखते हैं, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4u। सेकंड पूछा जा रहा है, हीलियम के पास 4u एटॉमिक मास है और 2 प्रोटॉन्स है, तो कितने न्यूट्रॉन्स हुए? 2 प्रोटॉन हीलियम हैज एटॉमिक मास 4u। अच्छा ये बताओ, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ये ठीक कह रही हैं, न्यूक्लियॉन्स। इन्होंने क्यों कहा न्यूक्लियॉन्स? जो व्हाट एवर पार्टिकल्स आर लिविंग इन न्यूक्लियस, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन आते हैं कि न्यूट्रॉन? दोनों आते हैं। सो और एटॉमिक मास so it has 4 particles inside, और एक पार्टिकल का 1u मास होता है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, इनसाइड न्यूक्लियस। और उन्हें क्या कहोगे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, as it has 2 protons, सर इतना लिखने की क्या जरूरत है? it has 2 protons, so remaining 2 are, तो जो बच गए वो क्या है? न्यूट्रॉन। रिमेनिंग, क्योंकि वो संख्या नहीं बता रहा है, 4u बता रहा है, तो 4u से आपको ये इंटरप्रिटेशन करना है कि उसमें 4 सदस्य हैं। सर ऐसे लिख सकते हैं ना, एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 4 इक्वल्स टू 2 प्लस। एटॉमिक मास नहीं लिख सकते हो, मास नंबर। हाँ, मास नंबर इक्वल्स टू 2 ठीक है, प्लस। तो अभी वो मास नंबर का कॉन्सेप्ट उसने सिखाया नहीं, पिछले चैप्टर में कराया था कि अभी कराएगा, अब कराएगा आगे। तो ये अगले पेज पे है, तो हम पहले से उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। जो अगले पेज, इससे भी अगले पेज देखो, यहाँ पे दे रहा है मास नंबर, हम पहले से मास नंबर बोल देंगे, कहाँ से सीख लिया ये बात है। मास सही बता रहे हैं, लेकिन वही बात है। 2 प्रोटॉन्स और रिमेनिंग 2 आर, जो बच गए वो क्या है? 2 आर न्यूट्रॉन्स। या ये भी लिख सकते हो कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो। यस सर, ये हाँ, मैं समझ गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर क्या 4 है? यस सर। प्रोटॉन 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए? 2। ये भी कर सकते हो, ऐसे लिख लो। तो ये करना चाहो तो ये सबसे अच्छा है, फिर और करके कर लेना, ये अपने आप में ठीक है। मास नंबर तो जानते हैं ना हम लोग कि मास नंबर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जैसे यहाँ नहीं लिखा कहीं कहीं मास नंबर। यस सर। ओके, नाउ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। हाँ, तो एनर्जी लेवल के तरफ से होते हैं, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हायर में, लोअर में। लोअर में। ऐसा होता ही है। जैसे कि अर्थ के पास में एनर्जी लेवल लोअर है कि ऊपर? ऊपर सर है। नीचे। सर ऊपर। नीचे। लोअर कहाँ है? लोअर। कम एनर्जी कहाँ है? नीचे। सर इक्वल है ना? सर नीचे। नहीं, ये पेन है, इस पे ये पेन अगर अर्थ के पास है तब कम एनर्जी के ऊपर है तब। सर ऊपर ज्यादा है। सर क्या, नीचे। वही तो मैं पूछा हूं ना। ज्यादा है क्योंकि यहाँ से गिरे, यहाँ से कोई चीज गिरे तो ज्यादा है। तो ज्यादा है। अगर मान लो बहुत ऊपर से तुम्हारे ऊपर एक गोला गिरे लोहे का, तब तुम्हारा सर फूटेगा कि यहाँ से गिरे, ऊपर से तो उसमें ज्यादा एनर्जी, तभी तो कर पाएगा कि नहीं। तो अब अगर गेहूं यहाँ गिराओ तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पर भरेगा गेहूं कि ऊपर से भर के तब नीचे भरेगा? सर लोअर। पहले नीचे भरेगा, लोअर जब फिल हो जाएगी तब ऊपर जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन में भी है। तो जो अट्रैक्शन है, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरे जाएंगे और फिर हायर। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड? हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड? ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स किसने बताई?
हाँ नहीं बहुत। ठीक है, तो लेकिन इसमें कैसे भरे जाएंगे ये बात बताई बोर एंड बरी ने। बोर एंड बरी प्रिंसिपल, ठीक है, या थ्योरी भी लिख सकते हो। ये किसके लिए है? दिस थ्योरी इज फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ नील बोर। ये किस लिए है? दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की? कंबाइनली बोर एंड बरी फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। कैसे बने जाएंगे? तो कौन कौन से रूल बताए गए? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला रूल है द सर ये बोर एंड बरी दोनों ने मिलकर बनाया। हाँ, वो एटॉमिक मॉडल उनका है, लेकिन कैसे भरे जाएंगे दोनों ने मिलकर बताया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a shell, present in a shell is given by, तो कौन बताएगा? सर is क्या? 2n square by formula 2n square। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 2n square, जहां n क्या है? नंबर ऑर्बिट वेयर शेल्स। हाँ, n is शेल नंबर, या ये कह सकते हैं एनर्जी लेवल इंडेक्स, ऑर्बिट नंबर। n is सर ये ऑर्बिट तीनों ही नंबर, बोल सकते हैं। ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हो, शेल नंबर जैसा अनुराग ने बताया, या फिर क्या कह सकते हो? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इंडेक्स भी कह सकते हो, और फिर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसा कि अगली क्लास में 10वें में सीखो। सर आपने वो बोर के बाद ऐसे ही वो हाँ, एंड नहीं, आपने गलती से ब्रैकेट बना दिया बोर के सर लेफ्ट। इधर भी बना, सर वो उधर भी बना दो ना ब्रैकेट। सर इधर भी बना। सर नील एंड बड़ी वो है ना कुछ तो, कहाँ बना दिया? बोर एंड बड़ी थ्योरी ऊपर सर, से ऊपर, ऊपर। ऊपर। हाँ हाँ, ठीक। बोर एंड बरी थ्योरी, ठीक है, इसे शेल नंबर कहेंगे या एनर्जी लेवल इंडेक्स, क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल इंडेक्स। सारे एनर्जी लेवल इंडेक्स। सर इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी। बोलो, ये थ्योरी नहीं है, बस ये दिया है कैसे भरेंगे। कैसे? मतलब ये मॉडल में बनाया है। मॉडल नहीं है, मॉडल बन गया। अब इस जैसे आप अगर मैं मॉडल बन गया, आपने एक बिल्डिंग बना ली, अब इसमें लोगों को नीचे से ऊपर भरने की, ऊपर से नीचे, आप उसके ऊपर एक थ्योरी दो कि झगड़ा ना हो, लोग भर जाएं। तो एक एक थ्योरी दी गई, अब इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरे? मॉडल तो बोर का है, उसी में तो भरने के लिए एक थ्योरी दी गई, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इस फ्लैट में सब लोग रह रहे हैं। मन में सोचो कौन पहले कहाँ रहा होगा, पहले नीचे से ऊपर भरा होगा कि ऊपर से नीचे। तो भाई आपको तो पूरा भरा भराया कार्बन मिलेगा। तो अब आपको ये सोचना है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो उसमें कैसे कैसे गया होगा। क्यों? हमने आपको बताया न्यूक्लियस होता है, पहले न्यूक्लियस बनता है। अभी बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल हिट हुआ था तो कार्बन का न्यूक्लियस बना था, और इलेक्ट्रॉन क्या इस एटमॉस्फेयर में थे, वो आगे भरते चले गए। Yes, sir. लेकिन उस कैसे भरे होंगे? क्या वे पहले फर्स्ट शेल में गए होंगे कि पहले ही सेकंड शेल में चले गए? First में तो फिर वो जो गए हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि कैसे भरे होंगे। तो वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, ऐसा दिया गया है। अब जरा देखो, तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? सो देखो ऑर्बिट नंबर, पहले ऑर्बिट में 2। तो ऑर्बिट लिखो k l m n, और ऑर्बिट नंबर इनका कितना होता है? क्या n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3 4 n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 तो 2n स्क्वायर। 2 इंटू इसका फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। तो Yes. क्या 2 इंटू 1 स्क्वायर रखूं, क्योंकि भाई n की वैल्यू तो 1 है ना, तो ये 2 हो गया। और सेकंड वाले में कितना जाएगा? 8 तो दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू दैट इज 9 2 जा 32। 2 इंटू 4 स्क्वायर, 9 2 जा 32 नहीं होता है, दैट इज 32। बात समझ आई कि नहीं? तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी ऑर्बिट में हो सकते हैं। सर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी शेल 7 क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी शेल मैक्सिमम पॉसिबल, जैसे मान लो ये है, ये टीवी है, तो ये देख रही हैं, देख रही, फिर इनके बाद कह रही देखो ये देवांशी आगे बैठी इधर उधर करके देख रही, ये भी देखने लग गई, फिर ये देख रही, तीसरी 4
5 6 7 हमने 8वीं बेंच क्यों नहीं लगवाई? 7 ही क्यों लगाया था? क्योंकि 7 के आगे जो है ना, जो 7 के पीछे अगर टीवी नहीं दिख रही है सेंटर में, अट्रैक्शन के लिए आए और टीवी ना दिखे, 7 बोले चलो यहाँ से चलो, फिर दूसरे चले जाएंगे। टीवी पे घेर घेर के 7 घेरा बना के लोग खड़े, तो 8वें को दिख भी पाएगा? उसको क्या सेंटर अट्रैक्ट भी कर पाएगा? उसके पास पावर ही नहीं है इतने लोगों के बीच, और जो ये आगे खड़े वो भी उसको धक्का देंगे, जाओ निकलो यहाँ से, और हमें परेशान कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भी तो रिपल्शन है। क्या देवांशी चाहेंगे कि इनके पीछे कोई बैठे, या ये चाहेंगे कि इनके पीछे सार्थक बैठे? रिपल्शन है, सब इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, सो दे विल रिपेल, गो गो। लेकिन फिर भी 7 के बाद तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे अब चले जाओ, तो क्या 8 में कोई टिक पाएगा? 7 सेल के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर रहे हैं, भागो भागो, और सेंटर कहेगा टीवी देखो, उसे दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो वो देखेगा क्या? तो इसलिए ये मत कहो कि 7 सेल ही होती हैं, पॉसिबल तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन भर्ती कितने तक है? 7 तक। 7 के बाद अट्रैक्शन नहीं रह जाता, तो अगर इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा तो चला जाएगा कि यहाँ कुछ गुजारा नहीं है, चलो यहाँ से। समझ आई बात की नहीं? देयर इज नो अट्रैक्शन लेफ्ट। सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्टेड होगा? सर सेकंड। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये जैसा देखो, ये बहुत बड़ी बात कही दिव्या ने कि 7 सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो सबसे ज्यादा आराम से बंद के कौन बैठा है, कौन अच्छे से नाटक का मजा ले रहा है? फर्स्ट सेल वाला कि 7th वाला? फर्स्ट वाला। तो ये सबसे ज्यादा लाभ के पद पर है। अब मान लो बाहर से किसी ने हिट किया इलेक्ट्रॉन को, हमने पीछे से देखा तो मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉन कौन भागेगा? 7th वाला कि पहला? 7 पहला भाग ही नहीं सकता, वो इतने अट्रैक्शन में जैसे वही नहीं भागेगा ना। तो कौन भागेगा? अच्छा। जो दूर की ऑर्बिट में, जो अर्थ के दूर पे सैटेलाइट है वो भाग सकते हैं, लेकिन अर्थ पे रखी हुई चीज भला भाग सकती है क्या? वो तो नहीं भाग सकती है। तो जिस पर लेस अट्रैक्शन है वो भागेगा ना। अगर बाहर से हिट किया जाए तो 7th सेल वाला भागेगा कि पहली सेल वाला? 7। और मिनिमम एनर्जी फर्स्ट वाले की है कि 7th की? 1 सबसे नीचे सबसे कम, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर एनर्जी तो सर सबसे ज्यादा के में है। एनर्जी सबसे ज्यादा 7th की होगी, जो सबसे दूर होगा। तो सबसे ऊपर जो होगा कोई भी चीज, ये पेन नीचे गिरे तो अपनी एनर्जी कम कर करके गिरेगा कि बढ़ा के? कम कर करके अपने आप एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर वो साउंड में, हीट में, स्पार्क में, जैसे मैग्नेट Yes, हुई, sir. मैग्नेट जब पास आए क्या उन्होंने अपनी एनर्जी स्पार्क के रूप में निकाल तो दी? जितना एनर्जी होगा उसके साथ दूर में, दूर थे तो एनर्जी ज्यादा है, अट्रैक्ट हो गए तो एनर्जी गई सब स्पार्क में निकल गई, हीट में, साउंड में। तो जब पास आ जाएगा अट्रैक्शन में तो एनर्जी सबसे कम होगी। तो बताओ मैक्सिमम स्टेबिलिटी फर्स्ट में है कि 7th में? फर्स्ट 7 फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, इनको कोई नहीं हटा सकता सेंटर से। हटा सकता है? और 7th वाला पवन को हटा दिया सर। आप समझ गए कि नहीं? वो स्टेबल है कि ये बताइए, वो नहीं स्टेबल ये गलत बैठी है, बोर एंड बरी के साथ नहीं बैठी, इनको फर्स्ट पे बैठे रहना चाहिए। ये उनके लॉ को डिफाई कर रही है। पहले फर्स्ट सेल भरी जाती है, तब सेकंड भरी जाती है, तब थर्ड भरी जाती है। बात समझ आई कि नहीं? अब समझ में आई बात की नहीं? तो पहला रूल आपने क्या देखा? फर्स्ट रूल कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, और फिर यह क्या कहा जा सकता है? क्या एनर्जी लेवल इंडेक्स? एनर्जी लेवल इंडेक्स वर्ड को अच्छे से याद रखना। इससे क्या कहा जा सकता है? एनर्जी लेवल। किसी कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा ना? चलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज है एनर्जी लेवल। पूछेगा एक, किससे ज्यादा होगा? बोलो। सर अट्रैक्शन किससे ज्यादा? नंबर 1 सबसे अट्रैक्टिव। अच्छा ये देखो, एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट है, यहाँ रहे तब ज्यादा अट्रैक्शन है कि यहाँ रहे? सबसे पास। तो बताओ, ज्यादा अट्रैक्शन वही है ना, और ज्यादा अट्रैक्शन यानी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है कि नहीं? तो इनको किसी का कैमोफ्लेज नहीं मिल रहा, इनके आगे कहीं कुछ आ रहा है, यही आ रहा है, बस आ रहा है, और बाकी तो कोई कैमोफ्लेज नहीं। सेकंड रूल क्या है? कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in outer motion, the maximum number of electrons that can be accommodated in outermost shell तो इस आउटर में ज्यादा से ज्यादा 8 सर सेकंड में ना जो सबसे बाहरी है,
वो अगर कोई किस सर उसमें तो 30 भाई आपको ये मैं बता दूं, अभी मैं इसको बताऊं कि आगे चलने के 30 ये आउटर नहीं है, 7 तक जा सकती है और होगा तो 50 भी जाएगी। सब वैलेंसी इस पे ही होती है ना। हाँ, इसी को यदि वो अपने 32 नहीं बना सकता तो कहेगा अच्छा 32 पूरे नहीं हो रहे तो 80 पूरे कर लें। तो आउटर मोस्ट में हर एक एटम की ये तमन्ना रहती है कि वो अपने आउटर मोस्ट में कितना पूरा कर ले, 8। जैसा कि 6 दिन पहले उदयवीर ने पूछा था कि सर ऑक्टेट रूल क्या है, तो यही ऑक्टेट रूल है। हमने कहा था कि हम बाद में बताएंगे, बोला था कि नहीं उन्होंने ऑक्टेट रूल क्या है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? द आउटर मोस्ट जितनी भी वैलेंसी हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, वो सब आपस में क्या तय करके बनते हैं कि मेरे भी 8 हो जाए और तुम्हारे भी 8 हो जाए। तो आउटर मोस्ट में सब लोग क्या रखना चाहते हैं, 8। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। क्या so और this सर is किसी के 6 या 7 में तो दूसरे से वो चीज अभी अब सब हम इस पे बताएंगे। अब इसके आगे तो बहुत कुछ बताना है। ऑक्टेट रूल पे ही बाकी चैप्टर चलेगा। यस सर। ऑक्टेट रूल ही मेन हो गया कि वो क्या क्या करना चाहेगा, 8। ठीक है, अब जरा देखो थर्ड देखिए कि electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled। इलेक्ट्रॉन्स जब तक अंदर की शेल भर न जाए तब तक क्या अगली शेल भरती है। नो सर। So electrons are not accommodated in a given shell unless inner shells are filled। Unless inner shells are filled। जब तक कि अंदर की शेल न भर जाए तब तक बाहर नहीं जाएगा। यानी these are filled in step wise manner। ऐसा तुमने कभी किया है कि पहली सीढ़ी पे न चढ़ो, वो भी छत पे आ रही थी, तो ऐसा किया कि दूसरी पे चढ़ जाओ फिर पहले पे जाओ, ऐसा कर रहा कल आपने? पहले दूसरे पे आ गया, अब फिर चलो पहले। ये तो खेल हो जाएगा, नहीं पाएंगे। ये तो खेल हो जाएगा। तो खेल नहीं करते हम, पहले पे जाएंगे फिर दूसरे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। आर फिल्ड इन, ये आपके समझने के लिए लिखा है बस कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन एनी शेल अनलेस प्रीवियस शेल्स आर फिल्ड। जबकि अंदर वाली न भरी जाए तो अगले में जाएगा क्या? अगर तुम्हारे आगे की सीट खाली है और कोई एक ड्रामा या नौटंकी चल रही है तो तुम आगे जाके बैठना पसंद करोगे कि सबसे पीछे? आगे। आगे। तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी कि नहीं? सो इट इज फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज का मतलब है पहले अंदर वाली और फिर बाहर वाली। बाहर वाली। सो इट इज फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। जरा इस चीज को देखो, क्या सोडियम, एक सोडियम ले लिया और एक क्लोरीन। सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 होते हैं। अच्छा, क्लोरीन में 17। 35। तो इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है। मास नंबर, सर 35.5 वो एटॉमिक मास है। 37 भी होता है ना। 35 इसका मास नंबर है, समझ लो। अब क्लोरीन दो तरीके का है सर, जिसमें 18 ये देखो आइसोटोप्स है ना भाई। आप ये देखो ना, 17 प्रोटॉन और इसमें 20 क्या है, न्यूट्रॉन। और इसमें क्या है, 17 न्यूट्रॉन, 18 और फिर 18 क्या है, न्यूट्रॉन। और इन दोनों को जोड़ो तो 35 आया, इन दोनों को जोड़ो तो ये आया। 36। लेकिन जब क्लोरीन का एक सैंपल आपके हाथ में है तो उसमें ये चीज पाई जाएगी कि ये वो वाली। ठीक कह रहे हैं, सर बीच की वाली। ये ठीक कह रहे हैं 35.5 कि ये 75% या 25%। हाँ। आपके पास एक सैंपल है तो ये अकेला ये नहीं रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ज्यादा ही है। अच्छा, ये 75% रहेगा। ये मान लो इस क्लास के 75 बच्चों के कितने नंबर हैं, 35 नंबर हैं। और 25 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज हैं पढ़ने में, उनके कितने नंबर हैं, 37। तो अब इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखो, एक का मास है 35 यू 35.5 और दूसरे का कितना है 37 यू। लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, 100। तो 100 बच्चों में आप क्या करोगे बताओ, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? क्या 35 को कितनी बार लिखोगे? क्या 75 टाइम्स? भाई प्लस करते रहोगे नहीं। 100 बच्चों का सबका वेट करो डिवाइडेड बाय 100। तो मैं प्लस नहीं करना चाहता हूँ, क्या 35 into 75 कर दूं? क्योंकि 35 75 टाइम्स ऐड करने से अच्छा मल्टीप्लाई कर दो। और 37 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं?
25, तो वो भी 25 बार मत लिखो, कहाँ तक लिखोगे, कितना टीडीएस होगा, इसे शायद मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल कितने बच्चे हैं, बोलो एवरेज ऐसे ही निकालते हो। अच्छा अब जरा देखो, इन दोनों में से मैंने 25 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 35 और नीचे क्या बचा, 100। चेक कर लो, 75 में 25 कॉमन तो 3 बचा ना, 25 से ये कटा तो कितना आया, 4। अच्छा 35 3 जा कितना होता है, 105 और 37/4, ये क्या 142 हो गया। अब 4 से जरा इसे कट करो, 25.5 तो 4 3 जा 12 और फिर कितना बचा, 22। 20.5। तो बोलो इतना यू आ गया कि नहीं, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये हाँ बोलो, फील्डिंग के बाद क्या है? फील्डिंग के बाद क्या है? बोलो सर फील्डिंग के बाद सर लास्ट चैप्टर स्टेप वाइज मैनर, फील्ड इन स्टेप वाइज, बोलो समझ आएगा, एक एक क्रम में स्टेप वाइज मैनर। चलो अब ये आपको, अब उधर भी बात समझ में आ गई कि दोनों अलग अलग है लेकिन वो मिक्स है, तो ऐसा होगा। थोड़ी अभी आगे आ रहा है, फिर से बताएंगे, अभी आएगा ना ऐसे बात। अब हमें बट वी आर नॉट हैविंग दैट इशू, हम किसको किसको ले रहे हैं, इसको ले लो या इसको ले लो, एक किसी को ले लो। क्या दोनों में ही 17 प्रोटॉन हैं? यदि 17 प्रोटॉन है तो क्या 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, दोनों में ही होंगे। हमें न्यूट्रॉन से क्या लेने देना, 20 पढ़े हो या 18 पढ़े हो तो चुपचाप पड़े रहेंगे, है बात कि नहीं। जो गाय तो सीधी होती किनारे चुपचाप पड़ी रहेगी, हम तो निकल जाएंगे अपने रास्ते से। इससे थोड़ी नंबर नहीं पता चलेगा, मास नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है ज्यादा, मास नंबर से उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो ज्यादा देर में उबलेगा कि जल्दी उबलेगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन असली चीज क्या है, क्या प्रोटॉन की संख्या, क्या चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों सैंपल में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उतने नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जितने प्रोटॉन है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जरा अगली बात देखी जाए, सर अगर किसी लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा, अब वो सारी बातें आप देखेंगे माइक, जो तुम बोल रही हो ना कि क्या होगा कंडीशन, पहले थोड़ा समझते हैं ये बोर्ड एंड बरी प्रिंसिपल है क्या, फिर आफ्टर दैट वी विल टेक वन बाय वन। अच्छा आप बताओ, सोडियम 11 है, सर क्या बताना था, अच्छा, सोडियम 11। सोडियम तो 11 है, हम सोडियम के बारे में बता दें। ऐसे वाले देखो कि हम फर्स्ट ग्रुप की बात लेते हैं, लीना के रब CS पर, ठीक है। तो लीना के रब CS पर, बोलो बात समझ आई। अब हा भी ले लो तो H भी ले लो, तो अब क्या नाम पड़ेगा, क्या हलीना के रब CS पर, बोलो CS पर। ये सारी एक जैसी प्रॉपर्टी हैं, इनको पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, इतने रिएक्टिव। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं, ये एक चैप्टर है, 10th में जाओगे चैप्टर है लीना के रब CS पर, पढ़ो उसको। फिर अगला चैप्टर बेमक का सरबारा, लेना के बेमक का सरबारा नहीं, अगला चैप्टर नहीं है, देखो लिखा नहीं है, बेमक का सरबारा। बेमक का सर मतलब बेमक के जो सर हैं वो 10 नहीं है रावण की तरह, 12 सर, बेमक का सर 12, बस समझ आई कि नहीं। फिर और आगे चले जाओ, 13th ग्रुप में बाल गाइन टीयर, 13th ग्रुप चलो, बाल गाइन टीयर, ठीक है, बाल गाइन टीयर। फिर कसीगेशन PB, 14 कसीगेशन PB। सर 15 को कैसे बोलेंगे, 15 को न पी आज सब BI, सर इसलिए याद कर लीजिए, ठीक है। ओ शशि टीपो 16, 17 फूटे कुल्लड़ बनाता है ना, और 18 हीनियर कर जेरान, ये इजी था सर 18 तो इजी हो, नहीं है हीनियर कर जेरान, वो सब अभी बता देंगे, थोड़ी देर में आने ही वाला है तो बताना ही पड़ेगा हमें, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और फिर 3 से 12 तक स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन, सीधा चलो, स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब हम किस ग्रुप में, क्या फर्स्ट ग्रुप में? यस सर। फर्स्ट ग्रुप से क्या समझते हो? से पानी में डालेंगे, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फर्स्ट ग्रुप में ये 1 है, अगले में गए तो यहाँ से यहाँ पर 3 हो गए, फिर और गए तो 8 जोड़ दोगे,
तो कितना हुआ 11, और अब फिर 8 जोड़ो जरा, तो क्या 19, सर फिर 8 सर फिर 18, क्योंकि उसके आगे 18 मेंबर है, सब में एक एक बढ़ेगा प्रोटॉन। नीचे पे कुछ मास सर फिर 18 भाई आप देखो, सुनो जरा, हाइड्रोजन से हीलियम तक गई, हाइड्रोजन के बाद एक इसमें जुड़ेगा, फिर एक और जुड़ेगा, तो 2, फिर और नहीं जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से आ गई तो +2 नहीं करना पड़ेगा। 2 सदस्य के बाद अब अगला आ रहा है, एक के बाद एक करके टिकट नंबर बांटा जा रहा है। लो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 नहीं आया। यस सर आया। इसके आगे कितने मेंबर्स हैं? 2 इसके आगे 8 है, किसके लिथियम के आगे। सर 9 है ना। चेक करो, लीबे बकनॉफ यस सर। मीना नगाल से पीएस कनेक्ट किया। सर किसके आगे? लिथियम के आगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये 8 है तो 8 जोड़ दिया, क्योंकि एक एक करके प्रोटॉन और एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। बोलो, लिथियम का आगे तो 7 है ना। चेक कर लो, सर 7 है ना। सर 7 है, और मतलब बेरिलियम में एक बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये, तो 8 नहीं सर बढ़ेगा। लिथियम खुद को सर लिथियम लिथियम छोड़ दो, उसके आगे 8 जोड़ोगे तब सोडियम मिलेगा। हाँ, सोडियम में भी तो एक ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके आगे क्या फिर से 8 जोड़ना पड़ेगा, 2 बार 8। चेक करो सोडियम, और फिर उसके बाद 18 जोड़ोगे, क्या टोटल 18 ग्रुप है, तभी तो मैं 18 जोड़ रहा हूँ सर फिर तो नीचे नहीं भाई। अब फिर 18 जोड़ोगे, देखो फिर यहाँ से यहाँ क्या जोड़ना पड़ा, बोलो 18, और फिर यहाँ से यहाँ 17 क्यों इन्होंने 32 कहा? हर लोग 18 बोल रहे थे, क्योंकि अब 6 से 7 जाने में माही ने कहा सर 57 से 71 के 14 मेंबर भी तो जोड़िए, नहीं दिखाया था। ये नीचे वाली लाइन वही आएगी जो छोटी सी खाली जगह, बोलो बहुत छोटे छोटे लिख दो, ये सब उसमें भर दो। तो 6 से 7 जाने में तुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 32। 7 से 8 जाना नहीं, जाना होता तो फिर से 32 जोड़ते, वो तो जोड़ते कि ना जोड़ते। अच्छा ये बताओ, ये 19 है तो 19 के आगे ये क्या हुआ? सर क्या? 18 जोड़ो, मतलब मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा हूँ, 8 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 19 प्रोटॉन, तो इसमें 37 के आगे इसमें कितने हैं? 55, और फिर 55 में 32 जोड़ो तो क्या 87, और ऐसा ही वहाँ लिखा हुआ है क्या? सही है। अब जरा देखो, एक है तो इसे कहाँ रहना चाहिए बताओ, के शेल में कि एल शेल में, ए में कि एम की एम, के में रहना चाहिए 1 है। अच्छा ये बताओ 3 कैसे रहेंगे? दो क्या के में रहेंगे, एक एल भाई में। पहली पूरी भर जाए एक और फिर जो बच जाए वो दूसरे में जाए, सर एक एल में लगे। तो 2 और 1 हुआ। देखो के एल एन में लिखा है हमने, 281 281 हो गया। अब देखो, अब लेकिन अगला तो बताओ 281 तो 2, फिर दूसरे में कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम, 8 फिर जो बच गया। 1 अच्छा फिर 19 को भी तो 2881 2881, ये 8 क्यों रहा? सर क्योंकि आउटर मोस्ट नहीं आउटर में होना चाहिए, तो 8 रख के उसने एक बाहर रख दिया, अपने घर के बाहर कूड़ादान, कूड़े वाला आएगा ले जाएगा, हम तो 8 रखना, मतलब समझ आई बात। ये यहाँ 1 क्यों रख रहा है? ये 18 बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कह रहा है मेरे आउटर मोस्ट में कितना चाहिए 8, तो 1 बाहर रख दो। जो तुम्हारे घर की फालतू चीजें क्या बाहर नहीं रख देती हो, कूड़े वाला ले जाता, वो दैट इज 1 इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले जाए तो क्या K+ बन जाए? अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लो तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से प्रोटॉन इसीलिए तो पोटेशियम K+ हो जाता है। अब रुबीडियम में देखो 37 कैसे भरे जाएंगे? 18 और फिर 81, सर अब 18 हो गया। चेक कर लो, देखो यहाँ 18 होना चाहिए था, यहाँ पर इसके पास है ही नहीं, तो ये 8 करके बाकी जो फालतू बचा वो बाहर रख देता है ऑक्टेट रूल, कि हमें जो नॉट नीडेड है वो कोई आए तो सबसे पहले बाहर से संपर्क करे, वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ चल, हमें अंदर ना छोड़े, हम अपने पूरे 8 के साथ मजे कर रहे हैं। समझ आई बात की नहीं? ऑक्टेट रूल क्या है कि I will make 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट इन स्पाइट ऑफ द कैपेसिटीज। अब यहाँ की कैपेसिटी तो 32 है, 32 क्या बना पाएगा? तो वो 32 नहीं बना पाएगा, बोलेगा 32 तो लेने से रहा, तो इससे अच्छा 8 बना के संतोष को। कौन इसको इतने इलेक्ट्रॉन देगा? 2-4 में तो हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, 1 बाहर दे देता है, 1 ले जाओ, 3 या 4 इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। ओके, 2 से 3 के होता है, बिना 4 लोग 4 में शेयरिंग हो जाती है। अब जरा देखो इसमें, देखो 8 18 32 3 2 8 18 18 हो जाएगा वापस सर। 18 18 सर दोबारा 82 32 देखो 18 18 36 और प्लस 10
कितना हुआ? तो सर वो 32 भी तो कर सर सकते हैं। 32 होना चाहिए। 32 ये कौन सी है? 1 सर, फिर 2 लास्ट में 3 3 4 5 6 है। सर लास्ट में 3 होगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये ठीक किया है। ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अभी हमने भरा नहीं, एक और भी ऑर्बिट होनी चाहिए ना, k एलिमेंट। तो यहाँ कितना होना चाहिए बताओ? 3 सर। इस ये कितने हो गए टोटल करो? सर 50 40 50 सर 50 हो गए, 5 होगा, 5 एक मिनट। सर 5 होगा ना। नहीं सर कार्तिक सही कह रहा है। सर 2 8 18 18 81 हो जाएगा ना। 2 8 इसमें कितने जुड़े हैं? सर 2 बार 18 हो जाएगा। हाँ 18 18 अब सही। 2 8 18 18 ऐसा हो कि अगर पूरे नहीं हो पाए, वैसे 32 होता, लेकिन आप इनको जोड़ के देख लो तब भी 32 बन रहा है क्या? सर तो फिर से 18 सोचो, यहाँ 32 होना चाहिए कि नहीं? हाँ लेकिन जरा सबको जोड़ो, सबको जोड़ो कितना आता है? 18 प्लस 8 26 26 और एक 127। अब ये 27 हो गया, 32 बनने में कितने की कमी है? सर 5 5 कोई से देगा? 4 से ज्यादा का होता ही नहीं शेयरिंग या लेना देना, तो नहीं हो पाएगा। तो ये इसने क्या नियम लगाया कि आउटर में 8 रख लेंगे और संतोष कर लेंगे। यस यस अच्छा ये कैसे करेगा बताओ? अब P के आगे कहाँ जाएगा? Q में जाएगा क्या? समझ आई बात की नहीं? तो कैसे करेगा बोलो? 2 8 32 करेक्ट, 18 हाँ बहुत बढ़िया। सही है। जैसे मैंने ये बनाया, क्या इनके सब में आउटर में 1 1 है? सर ऐसा हो सकता है क्या 2 8 18 18 32? नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कैपेसिटी अपनी पूरी कर लेगा, कैपेसिटी अंदर से पूरे फिर धीरे धीरे कम, जैसे पहाड़ बढ़ा फिर धीरे 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 कम, ऐसा समझ आई? 2 8 धीरे धीरे बढ़ेगा, फुल कर लिया कैपेसिटी फिर कम हो गए। क्या इनके सबके बाहर में 1 1 इलेक्ट्रॉन है? एंड दे विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, और जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो क्या इन पे प्लस चार्ज आएगा? तो वो क्या बनाएंगे? जो H है वो क्या बना देगा बताओ? क्या H प्लस बनाएगा? लिथियम क्या बनाएगा एक देने के बाद? लिथियम Li प्लस लिथियम। ये Na+, अगला K+, नेक्स्ट Rb+, मीडियम, और ये और ये ये समझ आ गया? ये हमारी फर्स्ट ग्रुप फैमिली है। कौन सी फैमिली है? फर्स्ट ग्रुप। ये बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करती है, इसका वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप बेमक का सरवारा का यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाइए, बेमक का सरवारा। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो बेरिलियम है उसमें कितना होता है? 2। अभी दिखाया था, बेरिलियम में 4 होता है। कितना होता है? वो बेमग सर साइड का सर अभी पता चल जाएगा। सर ये पूरा बनाना भाई समझ में तो आ ही जाएगा। देखो ये, फिर 8 जोड़ देना, फिर क्या जोड़ना? फिर कितना जोड़ोगे? 18 और फिर कितना? 32 कितना करो, फिर यही बना के दिखाओ। सर एक बार टेस्ट होगा। टेस्ट नहीं होगा, आपसे करवा रहे हैं ना, सिखा रहे हैं। अभी हम सभी के बनाएंगे, पता चलेगा। सर टेस्ट नहीं है ना। टेस्ट बोल रहे हैं, बोर्ड का अरे ये 3 से कौन कर ले मुझे क्यों बता रहे क्या? हाँ? ये बनाना है क्या? सर पहले में 8 बनाना है ना बी में। बी में सर एक बार फिर से सर फिर से तो समझो। सर 4 सर हो गया। सर वो एटॉमिक मास तो सर बेरियम में तो मास से क्या 4 होगा ना। सर एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। हाँ ये एटॉमिक नंबर तो बना लो ना, 8 जोड़ो, नहीं 4 है तो 8 सर 8 उसका होगा भी ना पहले 8 का जोड़ो। तो। सर पहले में 8 करना है ना मतलब। तो मत सर एक सर बार पहले मैं बताइए। 4 करना होगा। 4 ही तो करना है। सर 4 करना है 8 करना है। बेरिलियम में 4 होते हैं। तो सर मास तो 8 होते हैं ना। मास से क्या लेना? न्यूट्रॉन का से कोई नहीं देना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनों से होता है।
न्यूट्रॉन क्या करेगा ना, मास नंबर से करना है। तो 4 करना है। देखो सेकंड ग्रुप बेरिलियम है, यस सर। मैग्नीशियम, यस सर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, इसमें 4 है। फिर अगले में क्या करेंगे? 12, फिर 20, 38, फिर 56, 38, फिर सर बीए तो आपने लिखा ही नहीं, बीए फिर SR के बाद BA 56, होगा। 88, 12, फिर कितना होगा? 32 सर 32 होगा। 8 8 18 18 32। अभी ठीक है, ये सही है कि नहीं? सही है। सर ये नीचे क्या एटॉमिक नंबर है? प्रोटॉन है वो। अभी ठीक है। हाँ, अब स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा आप बताओ इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 4 12 सर ये क्या? जो नीचे लिखा है वही एटॉमिक नंबर है क्या? यस। और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है क्या? हाँ यस। यही एटॉमिक नंबर भी है, बोलो। हाँ यस और सर यस। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं क्या वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? और क्या डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का होता है कि प्रोटॉनों का? तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही लिख दें। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब आगे देखो, अब इनके बाद लिखो KLMNOP। तो अब इन शेल में इनको जरा डालो। PQ. So N is equals to 1, 2, 3, 4, 5 और 7। ठीक है कि नहीं? अब इनको इसमें फिल कर दो। 4 को कैसे फिल करोगे? सर 2 2। अब कैसे फिल किया जाएगा ये कार्तिक आगे बताएंगे। आओ कार्तिक। आगे लिखोगे? हाँ मैंने 3 किसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको भी करवाएंगे, देखिए इनको बुलाएंगे। आओ चेक करते हैं कैसे पता तो चले सभी। हाँ चलो ये बहुत अच्छा तरीका है। अरे वाह सर ये क्या किया? मतलब बाहर 2 बाकी में 8 वो ट्रिक है। अब 8 8 वो सब में लिख देंगे लास्ट। सर ये क्या है? कुछ समझ नहीं आया। समझना नहीं है। देखो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। पहले 2 का घेरा, फिर 8 का घेरा, फिर 18 का घेरा, फिर 32। ये हो गया 1 मिनट। सर क्या समझना नहीं है, ये ट्रिक है। 2 पहले में 2 होगा, लास्ट में सब में 2 फालतू बचेंगे क्योंकि ग्रुप नंबर क्या है? 2। जब ग्रुप नंबर 2 है तो सब में 2 फालतू बचेंगे। क्या वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के कौन से आयंस बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, 2 देगा तभी तो उसके ऑक्टेट पूरे होंगे। उसे ऑक्टेट नहीं बनाना है। क्या है सेकंड रूल? इन आउटर मोस्ट सेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 8। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाएंगे। अब हम अगला बताएंगे फ्लोरीन का कैसे वो लेके बनाते हैं। अभी दे के सोचो, ये फालतू है ना 2 2, तो ये दे देंगे। तो अगर ये 2 दे देगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? ये फिर स्ट्रांशियम। सर ये हुआ कैसे एक बार समझाइएगा। सर 2 का तो समझ आ गया, 8 का कैसे किया? 2 2 4 हो गया। 12 को कैसे करोगे? अच्छा मैं समझ गया सर। 2 8 2 8 रख करके 2 फालतू 10 रख लेगा। ये इसका कोर है। आउटर में 8 रखा, 2 8 रखा, फिर देखेगा इसका 18 पूरा नहीं हो रहा, कह रहा चलो 8 रख के बाकी दे दे। आउटर में तो 8 रखेगा, फिर 2 8 18 तक मुझे बोलेगा अरे 32 तो पूरा ही नहीं हो रहा, चलो 8 रख के 2 दे दो। यहाँ तक पहुंचा था, फिर उसके दिमाग में अरे 32 तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा 8 रखो बाकी फालतू। आफ्टर रूल है ना सेकंड रूल। फिर 2 8 18 तक आया, फिर यहाँ 32 बोला ये तो 5 कम पड़ रहा है, बात बनेगी। 18 रख के 8 रख के 2 दे दो। जब उसकी योजना पूरी नहीं हुई तो 8 रख के बाकी फालतू। और नीचे आया 32 तक गया, फिर आगे देखा 50 कहाँ हो पा रहा है, इससे कहा 50 होता है,
18 रखा फिर 8 रखा फिर 2 पीरियड। समझ आई बात? तो ये चीज पता चल गई आपको कि किस तरीके से। अब जरा देखो कि नाउ हमारे पास जो शुरू के हैं, शुरू पे 20 बताता हूं। तो हा ही लीबे बकनॉफ, बक फिर बकनॉफ, मीना मग, मग आलसी, पीएस कलर, पीएस कलर केका। ये कंसर्न मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा है। ऐसे भी आता ली बे बक नॉफ, बोलो आ गया कि नहीं? ली बे बक नॉफ, उधर भी देख लो, ली बे बक नॉफ है कि नहीं? है। ली बे बक नॉफ, मीना मग आलसी, आलसी हो गया, मीना मग आलसी। पी एस कलर के का। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इनमें प्रोटॉन भरना शुरू करो। 1 2 3 4 10 11 13 14 15 17 18 19 20। बोलो 20 तक हो गया? अच्छा, आपकी बुक में 18 तक दिया, जरा देखो टेबल में। हाँ यस सर। तो ये याद करने का तरीका है क्रम से, ठीक है? फिर से देखो, हा ही ली बे बक नॉफ, मी ना सर ये थर्ड ग्रुप है ना? मग आल सी। इसमें थर्ड ग्रुप का कोई भी नहीं है, इसका ये वाला, ये सेकंड के बाद फिर 13 आ जाता है। आलसी, पी एस कलर ए का। अब यहाँ क्रम से डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन किसमें किसमें होते हैं? क्या हीलियम में जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके 4 हो गए। सर और कार्बन में होते हैं। कार्बन में होते हैं, और बोलो इसमें होते हैं, नाइट्रोजन, इसमें लिखो, और नियॉन, और सर बताओ ना सिलिकॉन सिलिकॉन और सल्फर, सल्फर। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ कैल्शियम, और बोलो आर्गन और क्या? कैल्शियम, बाकी किसी में नहीं। सर आर्गन में भी तो आर्गन में 40 होते हैं, 22 होते हैं। समझ में आया किसमें किसमें है? हीलियम और किसमें? कार्बन, ये ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, ये सब समझ में आ गई बात? सर आपने वो क्यू क्यों लिखा है? कहाँ पे? एस के बाद क्यू। सी है। अब ये देखो, जितने ऐसा कोई है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही ना हो, सर हाइड्रोजन, तो 1 है तो 1 ही रहा। अब बाकी सब में एक ज्यादा, बाकी सब में जस्ट डबल करो, 7 डबल, क्योंकि डबल से एक ज्यादा कर दो। 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, जोड़ो तो जरा दो। 7 एक ज्यादा, 9 तो 5 न्यूट्रॉन हुए और 4 प्रोटॉन हुए, तो कितने हो गए? या डबल करके एक जोड़ो तब भी आ जाएगा भाई। ये भी डबल करके एक जोड़ो, डबल करके एक जोड़ो, बताओ। 90 अगला 23 और 27, 27, फिर 31, इसमें डबल करके एक जोड़ो, 35 लिखो, यही है। बाकी तो वो अब डिस्ट्रीब्यूशन, 37 इसमें भी डबल करो 39, तो एक जोड़ो 30। इसमें क्या करो, डबल करो और 4 जोड़ो, सर इसमें 40, 40। समझ आई बात कि नहीं? डबल, सब में डबल करके एक जोड़ना है। और जो बहुत फेमस है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, इसमें सिर्फ डबल करो। किसमें किसमें टिक लगाया? कार्बन, नाइट्रोजन, जिनको तुम जानते हो, सर इसमें क्या करो? डबल करो। हाँ बाकी सब में डबल करके एक जोड़ो। देखो ये सब जानते हो कि नहीं? सल्फर बहुत ज्यादा नहीं है जिनमें, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है। अब जरा देखो कि
चीज है हमारे पास, ना देखो कि हाइड्रोजन हर ही पे बट नॉफ नी ना मग आल सी पी एस और सी एल यार। इसके बाद आप क्या लिखोगे? क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? प्रोटॉन। और फिर के एल एम एन लिख देना, के एल एम। क्या ऐसे ही आपके बुक में बना है? यस। सर न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे हम? न्यूट्रॉन अभी बता रहे हैं। कभी भी ना डबल कर देना, बाकी में एक जोड़ देना। सर न्यूट्रॉन की देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से कर देना। से ब्लैक बोर्ड पे करवा दो। ठीक है, करवा दें। सर पहले बता दीजिए। ओके, नाउ लेट अस सी। सर एटॉमिक नंबर कहेंगे? क्या? एटॉमिक नंबर सर पोटेशियम में अच्छा। कितना है न्यूट्रॉन? पी एस और कलर के का पी एस के का नहीं लगता। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे आसान है। हाँ ही लीवे बर्नॉफ लीना मकालसी पी एस कलर ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18। क्या आपने ये नोटिस किया, जो इवन नंबर है उसी में डबल हो रहे हैं? ज्यादातर तो यही हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन में भी यही लिख लो। 16 17 18। अब देखिए, तो इसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है ना, बाकी इसमें 6 तो इसमें 6, इसमें 8 तो इसमें 10 तो इसमें 10, सिर्फ इसे छोड़ा गया और इसमें भी उतने ही है, यही छूट गया। ये अपने ग्रुप का काम सही नहीं कर रहा। ये 12 तो 12 और ये भी सही। देखो सब अल्टरनेट है, कितना आसान है। और 16 तो 16 बोलो, है ना आसान। और ना ये सही काम कर रहा है और ना ये। सर सब में तो वैसे ही है डबल, समझ आएगी नहीं? सेम सेम है कि नहीं? सेम 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 शेम 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 समझ आएगी नहीं? इतनी बात समझ आई? अब देखो यहाँ पर, यहाँ एक ज्यादा, बात समझ आई? अब सब में एक ज्यादा लिखो, तो बताओ 3 की जगह एक यहाँ ज्यादा लिख दो। इसमें भी 7 है, इसमें भी एक एक्सेप्शन मिल गया। सर एक बार ये ऊपर से 4 से घटाइए। फिर से देखो, ध्यान तक देखो। सर 6 का तो होगा ना? सर ये 6 और क्या दिखाया? सर 7 का मिटा दीजिए। चलो ये लिखा ना, सिर्फ यही गलत है, बोलो इतना समझ है? हाँ। इसमें तीनों सेम है, चेक कर लो। और अब इसमें सब में एक ज्यादा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन एक ज्यादा करो, 5 एक ज्यादा, एक ज्यादा। इसमें तो 7 ही रहेगा, नाइट्रोजन का ज्यादा। 9 में एक ज्यादा, यस 11 में ज्यादा, और इसमें भी एक ज्यादा, और इसमें भी एक ज्यादा, और इसमें भी एक ज्यादा, और इसमें कितने ज्यादा? 22। चलो है बात। अब देखो, अब K11 अभी फिल करना है। अब पवन आके फिल कर दो, एक पेन के लिए आ जाओ। देखो बहुत आसान चीज, इसी को फिल करना है, बोलो कर सकते हो, आ जाओ। पहले भी कराया आपसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखा रहे हैं।
ठीक है ना, ये क्लियर है कि अगर 12 है तो 2 8 2 13 है, तो जो फालतू है 8 के ऊपर जो फालतू बचा है वो अलग रख दिए गए कि कोई ले जाए या शेयरिंग करे तो करे। देखो इन्होंने सही किया है, बस एक गलती की है, नहीं तो इनको पेन मिल जाता। चलिए इतना ही। अब मतलब सारे में सही है। 2 नहीं लिखा ना, आर्डर में करती है ये सही है ना सर सही तो है। ना, सर सही तो है इसमें। सही है। सही है कितना ही रखिए आज के लिए। देखिए वो 2 मिला। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थोड़ा समझ में आया? हाँ पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। चलो बढ़िया रहा, साइंस मैथ का बढ़िया हो गया। मार्क्स जैसे ही पता चले हमें बताना। ठीक है सर। हेलो पापा, निकल गई मम्मी? अच्छा ठीक है, फिर मैं